हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लाउड से रिलेटेड जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया है उन लोगों को हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एक तरह से क्लाउड्स की हम लोगों की आज प्रैक्टिस की क्लास होने वाली है स्टार्टिंग से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको देख सकते हैं, कहा गया है द डेलीगेशन प्रेजेंटेड इट्स मेमोरेंडम टू द हेड ऑफ स्टेट हु चेयर्ड द कन्वेंशन। ऑप्शन फर्स्ट है आपका डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउज, बी नाउन क्लाउज, सी इंडिपेंडेंट क्लाउज और डी में कहा गया है कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउज। अब इसमें आंसर को हम लोग क्लिक करते हैं। यहां जो फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि द हेड ऑफ स्टेट, द हेड ऑफ स्टेट, इसके बाद मेंशन किया गया है कि हु चेयर्ड द कन्वेंशन, हु चेयर्ड द कन्वेंशन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हु चेयर द कन्वेंशन, ये हेड ऑफ द स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है जो कि जरूरी था कि हेड ऑफ द स्टेट वहां क्या कर रहे हैं। तो हेड ऑफ द स्टेट हु चेयर द कन्वेंशन, यानी कि एक तरह से यह जो है इसको डिफाइन करना जरूरी है। डिफाइन करना क्या है, जरूरी है। इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, नाउन क्लॉज का यहां कोई यूज नहीं है। इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है नहीं, ध्यान रखिएगा, और नॉन डिफाइनिंग की जरूरत है नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड मूव करते हैं। कहा गया नाउ दैट यू हैव एग्रीड टू माय प्रपोजल, नाउ दैट यू हैव एग्रीड टू माय प्रपोजल वी कैन स्टार्ट वर्क सून। इसमें अंडरलाइन किया गया है कि नाउ दैट यू हैव agreed to my proposal और कॉमा मेंशन किया गया है we can start work soon। तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि स्टार्ट यहां पर वर्ब है। तो ये जो कहा गया कि नाउ दैट यू हैव एग्रीड टू माई प्रपोजल वी कैन स्टार्ट वर्क सून। तो स्टार्ट यानी वर्क जो शुरू करना है, स्टार्ट करना है, तो इसका कंडीशन क्या रहा? इसका कंडीशन रहा कि नाउ दैट यू हैव एग्रीड टू माय प्रपोजल। तो एक तरह से ये पूरा स्टेटमेंट इसी स्टार्ट वर्ड के बारे में बताया गया है। एक तरह से आप यह भी कह सकते हैं कि वो वर्ड में इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसी वजह से ये बनेगा एडवर्ब क्लॉज। कौन सा क्लॉज? एडवर्ब क्लॉज। और एक और है कि वी कैन स्टार्ट वर्क सून व्हेन, हम लोग जो वर्क स्टार्ट कर सकते हैं तो कब स्टार्ट कर सकते हो? व्हेन। तो व्हेन का रिप्लाई ये पूरा स्टेटमेंट है नाउ दैट यू हैव एग्रीड टू माय प्रपोजल, और व्हेन का रिप्लाई भी क्या होता है? अपने आप में एडवर्ब बनने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। इसमें कहा गया है यू मस्ट कीप होपिंग योर स्किल, यू मस्ट कीप होपिंग योर स्किल अंटिल यू रीच नियर परफेक्शन, अंटिल यू रीच नियर परफेक्शन की बात की गई है, इसमें ध्यान रखेगा। तो यू मस्ट कीप होपिंग, यू मस्ट कीप होपिंग योर स्किल्स अंटिल, जब तक कि ऐसा ना हो, क्या ना हो? यू रीच नियर परफेक्शन, यू रीच नियर परफेक्शन, इसको अंडरलाइन किया गया अंटिल। तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, अंटिल हो या ना हो, अंटिल हो या, ये कहीं ना कहीं टाइम को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं? टाइम को इंडिकेट। और टाइम को इंडिकेट करने वाला क्या होता है? एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। तो ये सिचुएशन दूसरा कह सकते हैं यू मस्ट कीप होपिंग। तो कीप होपिंग यानी आपको होपिंग को कीप जारी रखना है, लेकिन कब तक? अंटिल यू रीच योर परफेक्शन। तो ये पूरा का पूरा क्लाउज इसी कीप होपिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और कीप जो है ये वर्ब है, और वर्ब के इंफॉर्मेशन में अगर वर्ब के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसे हम लोग एडवर्ब क्लाउज तो कहेंगे ही। कौन सा क्लाउज कहेंगे? एडवर्ब क्लाउज। क्वेश्चन नंबर 3 रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में मेंशन करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है द अवार्ड वाज गिवन टू हु डिजर्व इट मोस्ट। देखते हैं इसको, पहचान देखिए क्या हो सकता है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग बनाना शुरू करें। ओके, चलिए इसमें देख सकते हैं, इसमें हु डिजर्व इट मोस्ट को आपका मतलब इसको क्लाउज बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं,
कहा गया द अवार्ड was given to who deserved it most। और ये who से लेकर मतलब who से most तक को आपको बताना है कि ये कौन सा क्लाउज है। अंडरलाइन करें, who से लेकर most तक आपको जाना है। देखिए चलिए, तो स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि यहाँ टू जो है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ये पूरा का पूरा क्लाउज आ चुका है। प्रीपोजिशन के बाद ये क्या है, पूरा का पूरा क्लाउज। और आपको मालूम है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन। तो फिलहाल यह जो है नाउन क्लाउज की तरह काम करेगा। कौन सा क्लाउज, नाउन क्लाउज। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि टू प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ये पूरा का पूरा क्लाउज किसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, जिस वजह से इसका आंसर हो जाएगा नाउन क्लाउज। क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। कहा गया द रिलीफ ऑपरेशंस आर केप्ट एट स्टैंड बाय इन केस देयर आर विक्टिम्स ऑफ एनी नेचुरल क्लैमिटी कहा गया है। इसमें देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, द रिलीफ ऑपरेशंस आर केप्ट एट स्टैंड बाय इन केस। तो ये जो कहा गया है कि द रिलीफ ऑपरेशंस आर kept at standby in case there are victims of any natural calamity। तो यहां जो कहा गया इन केस देयर आर, तो इन केस ध्यान रखिएगा, जैसे अंटिल था, व्हेन था, नाउ रहा या इन केस रहा। इन केस एक सिचुएशन के बारे में बताता है कि ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो, यानी कि ये कहीं ना कहीं व्हेन का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है, व्हेन। कि द रिलीफ ऑपरेशंस आर केप्ट, जो रिलीफ ऑपरेशन था उसको केप्ट जारी रखा गया है, कब तक, इन केस देयर आर विक्टिम्स ऑफ एनी नेचुरल कैलामिटी। ये पूरा इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, इसी केप्ट वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन है, और एक तरह से कहे तो वो व्हेन का रिप्लाई है। तो यह भी स्टेटमेंट बन रहा है एडवर्ब क्लॉज का, एडवर्ब क्लॉज। क्वेश्चन में मूव करते हैं 6 में। क्वेश्चन में 6 आप लोगों के सामने है, आप आंसर क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। One of his father's colleagues who had just returned from a stint in the USA has taken up residence in our neighborhood। आप देख सकते हैं वो who से लेकर, क्वेश्चन नंबर 6 में who से लेकर जो USA तक लिखा गया, US तक लिखा गया है, इसके दोनों तरफ आपको कोमा दिख रहा होगा। तो कोमा कहने का मतलब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यानी इसे हम लोग कहेंगे डी नंबर, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। डी, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। डबल कोमा होने का मतलब है कि इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी। तो 6 का आंसर होता है डी नंबर, यानी कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में, देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन में 7 में मेंशन किया गया है कि महात्मा गांधी हु वाज कॉल्ड द हाफ नेक्ड फकीर बाय विंस्टन चर्चिल इज रिवर्स्ड बाय द वर्ल्ड। तो यहां आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी, इसके बाद कोमा दे क्लॉज और फिर कोमा दिया गया है, यानी कि एक तरह से यह भी जो है उसी प्रकार से नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में अपना आंसर लेकर पहुंचेगा। चलिए, तो इसमें आप देख सकते हैं 7 का, ओके, महात्मा गांधी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जरूरी नहीं है, नाउन क्लॉज है नहीं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है नहीं, ये 7 का हो जाएगा डी। 7 का डी नंबर मेंशन करते हैं कि नॉन डिफाइनिंग है, ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में ऐसे भी इंफॉर्मेशन है, और क्योंकि वहां डबल कोमा में मेंशन किया गया है, इसलिए ज्यादा जरूरी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि लेट मी नो, लेट मी नो। अब यहां पे फिर वही बात व्हेन से स्टार्ट कर दिया गया है, व्हेन यू गेट बैक फ्रॉम योर ट्रिप। और मैंने ये कहा था कि व्हेन से जब भी रिप्लाई कोई शुरू होता है, व्हेन हो, ओके, अनटिल हो, ओके, नाउ हो, इन केस हो, या वेयर हो, वाई हो, हाउ हो, ये सब का सब एडवर्ब की शुरुआत करता है। किसकी शुरुआत करेगा? एडवर्ब की शुरुआत करेगा। तो यहाँ व्हेन से स्टार्ट होने का मतलब ही हो गया कि अपने आप को एडवर्ब क्लॉज में रखेगा। तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन में जा रहा है एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 9 मूव करते हैं। इसमें कहा गया व्हेन यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ नेशन। सिंपल सा बात वही है कि व्हेन से स्टार्ट कर दिया गया है कि व्हेन यू एजुकेट अ वुमेन, व्हेन यू एजुकेट अ वुमेन। तो ये भी व्हेन से स्टार्ट हो रहा है। व्हेन से स्टार्ट होने का मतलब है कि डी नंबर ये जाएगा एडवर्ब क्लॉज में, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो व्हेन से स्टार्ट यानी कि एडवर्ब क्लॉज का ये काम करेगा। क्वेश्चन में मूव करते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं क्या कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। कहा गया है कि अनलेस यू डिवोट योर सेल्फ टू द कॉज होल हार्टेडली, कोमा दिया गया है, नो रिलीफ कैन बी फॉरसीन, नो रिलीफ कैन बी फॉरसीन। तो यहां कोमा देकर मेंशन किया गया नंबर 10 में, नो रिलीफ, नो रिलीफ कैन बी फॉरसीन, ओके, मतलब किसी भी रिलीफ को नहीं देखा जा सकता है, ओके, अनलेस यू डिवोट योरसेल्फ टू द कॉज हार्टेडली। मतलब कोई भी काम करने में जब आप अपने आप को पूरे दिल से नहीं झोंकते हैं, नो रिलीफ कैन बी फॉरसीन, तो कोई भी रिलीफ जो है वो काम देने वाला नहीं है। तो ये जो नो रिलीफ कैन बी फॉरसीन ये अपने आप में मीनिंग निकल के आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट बात है, ध्यान रखेगा कि ये नाउन क्लाउज है नहीं, एडवर्ब क्लाउज भी नहीं है, रिलेटिव क्लाउज नहीं, क्योंकि यह कोई कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है। ये इसे हम लोग इंडिपेंडेंट क्लाउज कह सकते हैं कि इसको अपना मीनिंग निकालने के लिए किसी क्लाउज में डिपेंड होने की जरूरत नहीं कर रहा। नो रिलीफ कैन बी फॉरसीन, नो रिलीफ कैन बी फॉरसीन, इसमें तो किसी और की मीनिंग की जरूरत नहीं, किसी के सपोर्ट के लिए, ये अपने आप में अकेला काफी, इसलिए हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लाउज। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। कहा गया एलिफेंट्स ऑल दे लुक बिग एंड माइटी आर नॉट प्रीडेटर्स, नॉट प्रीडेटर्स कहने का सेंस है। तो यहां कहा गया, ध्यान रखेगा, एलिफेंट जो है ऑल्दो दे लुक बिग एंड माइटी, ऑल्दो मतलब एलिफेंट जो है ऑल्दो ऐसा होने के बावजूद भी कि वे लोग बिग और माइटी दिखते हैं, आर नॉट प्रीडेटर्स, वे लोग प्रीडेटर्स नहीं है, यानी कि वो खाने वाले, मांस खाने वाले नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखेगा, ये सिचुएशन को बयां कर रहा है। यहां ए नंबर तो नाउन क्लास का कोई काम है नहीं, बी नंबर में मैं साइड में रखता हूं। इंडिपेंडेंट क्लाउज तो ये है नहीं, क्योंकि ये निर्भर है, क्योंकि एलिफेंट के बारे में बता रहे थे, इसे हटा देते हैं। रिलेटिव क्लाउज यहां लग नहीं रहा ये चीज, तो एक ही नंबर आपके पास ऑप्शन है कि एडवर्ब क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, ओके। और ये भी मेंशन कर लीजिएगा एडवर्ब क्लाउज में कि ऑल्दो से जो स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, ये सिचुएशन के बारे में होता है कि ऐसा होने के बाद, और सिचुएशन बताने का मतलब होता है कि वो टाइम इंडिकेशन, कुछ ना कुछ सिचुएशन हो या टाइम हो, ये उसी कहीं ना कहीं एडवर्ब की तरफ इशारा करता है। तो ऑल्दो से स्टार्ट होने का मतलब है, आप इसे एडवर्ब क्लाउज कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है एज दे इंटर द ऑडिटोरियम द मूवी बिगेन टू प्ले, द मूवी बिगेन टू प्ले। बस यही हमारे लिए क्लाउज है, अंडरलाइन करके देखें। ऑप्शन है नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज और रिलेटिव क्लाउज। आंसर देखिए, द मूवी बिगेन टू प्ले मतलब मूवी जो शुरू हो गया। तो नाउन क्लाउज, तो नाउन क्लाउज तब होता है जब यहाँ पे कोई कंजंक्शन का वैसा कोई काम है जो कि है नहीं, फिलहाल ध्यान रखेगा। एडवर्ब क्लाउज का यहाँ कोई सिचुएशन नहीं है, रिलेटिव क्लाउज नहीं क्योंकि इसके साथ कंजंक्शन नहीं है। ये रहा इंडिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट
क्लॉज, ये स्वतंत्र है। स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं द मूवी बिगेन टू प्ले, कि मूवी जो है वो शुरू हुआ, यानी इसके लिए किसी और सिचुएशन की जरूरत है नहीं। तो ये हम लोगों का इंडिपेंडेंट क्लॉज निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ए प्रिंस रिमेंबर्स इज ए बुक, यानी ए प्रिंसेस रिमेंबर्स जो किताब का नाम है, इज ए बुक ऑफ मेमोइर्स पेन्ड बाय गायत्री देवी, गायत्री देवी हु वाज द थर्ड महारानी ऑफ जयपुर। तो यहाँ जो गायत्री देवी है इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर नहीं है। यहाँ जो कहा गया है गायत्री देवी, गायत्री देवी जो यहाँ मेंशन किया, कॉमा देकर लिख दिया गया है। तो कॉमा देने का मतलब हुआ कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रहा है, यानी कि नॉन डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज। 13 का ए, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन देखिए, बिकॉज से शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया टीम इंडिया बिकॉज दे आर एट द टॉप ऑफ देयर पूल विल प्ले द डिफेंडिंग चैंपियंस इन द एलिमिनेटर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं कि बिकॉज से शुरू किया गया है। बिकॉज से शुरू होने का मतलब होता है, जब भी आप बिकॉज से शुरू करते हैं इसका मतलब आप रीजन देते हैं। क्या देते हैं? रीजन देते हैं, यानी कि कोई कारण बताते हैं। रीजन यानी कोई स्टेटमेंट में वर्ब है उसका आप रीजन दे रहे हैं। जैसे आपका विद्यालय नहीं जाना, आपका विद्यालय नहीं जाने का आप रीजन दीजिएगा कि आप नहीं गए, तो उसका रीजन देते हैं, तो बिकॉज स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। और जब ये रीजन देगा, और ये क्योंकि रीजन आता है वर्ब के लिए, इसका मतलब बिकॉज कहीं ना कहीं एडवर्ब की ओर इंडिकेट कर रहा है। किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है? एडवर्ब की ओर। तो देखते हैं ऑप्शन है, तो यहां पर ऑप्शन बिल्कुल दिया गया सी नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि यह है एडवर्ब क्लॉज। इसमें फिर वही बात कहा गया, स्टैंड वेयर यू हैव बीन आस्क्ड टू, स्टैंड वेयर यू हैव बीन आस्क्ड टू। अभी मैंने स्टेटमेंट में लिखा भी था कुछ में पहले कि वेयर से अगर कोई स्टार्ट होगा तो उसे भी आप एडवर्ब क्लॉज कर सकते हैं। वेयर से हो, बिकॉज हो, व्हेन से हो, अनटिल से हो, इन केस हो, नाउ से हो। इस प्रकार जो टाइम और सिचुएशन या रीजन इंडिकेट करने वाले रहते हैं, बिहेवियर इंडिकेट करने वाले जो वर्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं, ये सब कहीं ना कहीं एडवर्ब क्लॉज में आता है। लेकिन एक मिनट 15 के किसी ऑप्शन में एडवर्ब क्लॉज है ही नहीं, एडवर्ब क्लॉज है ही नहीं। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और यहाँ कहा जाएगा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। बताइए, यहाँ तो एडवर्ब का काम है ही नहीं। तो ये जब कहा गया कि स्टैंड खड़े रहना है, नाउन क्लॉज ये है नहीं क्योंकि एडवर्ब का काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है नहीं क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। ओके, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। तो स्टैंड अगर कोई कहेगा खड़ा होने के लिए तो आपको बोलना पड़ेगा, मतलब आपको बताना पड़ेगा कहाँ खड़ा होना है। तो यानी यहाँ जो एडवर्ब, ये एडवर्ब क्लॉज ना हो गए, इसे हम लोग कहेंगे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ये यहाँ पे मिलकर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। 16 में कहा गया कि एज वी स्टूड वाचिंग द क्राउड सर्च टू टेक द मिस्क्रीन टू टास्क। इसमें कह रहा है एज वी स्टूड वाचिंग, जैसे ही हम लोग खड़े हुए देखने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं ध्यान रखेगा टाइम को इंडिकेट कर रहा है। एज किसको इंडिकेट कर रहा है? टाइम को इंडिकेट कर रहा है। टाइम को इंडिकेट करने का मतलब हुआ कि यह हुआ एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एज वी स्टूड, ठीक है। Hmm, 17 में आ जाते हैं। कहा गया कि he can leave as soon as I return, तो ये जो स्टेटमेंट कहा गया है कि he can leave, वह जा सकता है, बट he can leave when, वह जाएगा कब? as soon as I return, जैसे मैं रिटर्न होऊंगा। यानी ये जो है ध्यान रखेगा, ये when के बारे में रिप्लाई है। when का रिप्लाई होने का मतलब ये भी जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज में। तो 17 का हो जाएगा डी नंबर में, 17 का
डी नंबर में रिलेटिव ये है नहीं, ध्यान, नाउन क्लॉज भी नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी नहीं है, तो 17 का डी यानी कि एडवर्ब क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 18 में मूव करते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। 18 कहा गया यू शुड नॉट पैनिक, यू शुड नॉट पैनिक इवन इफ द सिचुएशन टर्न्स ड्रास्टिक। यू शुड नॉट पैनिक मतलब आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट पैनिक। तो पैनिक यहां पर क्या है, वर्ब है। इवन इफ, चाहे सिचुएशन जो भी हो, इवन इफ द सिचुएशन, इवन इफ द सिचुएशन टर्न्स ड्रास्टिक, चाहे सिचुएशन कितना भी भयावह क्यों ना हो जाए। तो ये जो पूरा का पूरा इवन इफ कहा गया है, ये सब किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसी पैनिक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। और 18 यानी वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये बी नंबर हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ये बनकर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बस 2 क्वेश्चन है। इसमें कहेगा यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, नीड नॉट वरी। तो नॉट के बाद ये वर्ब आया हुआ है, ओके, ये वर्ब है। तो यू नीड नॉट वरी एज लॉन्ग एज, तो ये जो वरी चिंतित नहीं करना है, तो उसी के आगे रीजन दिया होगा, तुम्हें चिंतित नहीं करना है। क्यों? एज लॉन्ग एज आई एम स्टैंडिंग बाय योर साइड, जितने समय तक मैं तुम्हारे साइड में खड़ा हूं। तो ये एज लॉन्ग एज किसके बारे में है, उसी वरी जो वर्ब है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। और वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देने का मतलब क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। और सिंपल सा टर्न बना लिए, जो भी आपको दिख रहा है, एज सुन एज दिख रहा हो, इवन इफ दिखेगा, इफ दिखेगा, इन केस दिखेगा, एज लॉन्ग एज दिखेगा, व्हेन दिखेगा, अंटिल दिखेगा, अनलेस दिखेगा, इन केस दिखेगा, जो भी इस प्रकार के वर्ड आपको बन रहे, ये सब के सब एडवर्ब क्लॉज की तरफ इंडिकेट करते हैं, और ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, जो ही दिखे एडवर्ब क्लॉज में आपको इंडिकेट करना है। नेक्स्ट आते हैं, आई अप्रिशिएटेड द मील टू मेक माई मदर फील हैप्पी इवन दाउ आई डिड नॉट क्वाइट लाइक इट। ये जो इवन दाउ है, ये भी टाइम सिचुएशन के बारे में इंडिकेट कर रहा है, यानी इसे भी डी नंबर एडवर्ब क्लॉज की तरफ ले जाएं, एडवर्ब क्लॉज की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का 20 क्वेश्चंस जो हम लोग का क्लॉज से जुड़ा हुआ था। आज की प्रैक्टिस क्लास हम लोग यहीं रखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में किसी और पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए। ओके, थैंक यू सो मच।